हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या होती है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या मतलब होता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी के अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है इकोनॉमी का, फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसके बारे में समझेंगे। ये दो अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को समझेंगे। इकोनॉमिक्स की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइम पर दी हैं। तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी के साथ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की। तो देखिए, इकोनॉमिक्स हमारे देखने का नज़रिया बदल देता है, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। हम सोसाइटी को अच्छे से समझ सकते हैं अगर हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो। एक छोटा सवाल देखते हैं यहाँ पे। आप कभी मेले में गए होंगे, मान लेते हैं मेले में आपको एक छोटी सी बच्ची मिली, जो टाइगर श्रॉफ पूछता है ना छोटी बच्चियों के, यही है वो छोटी बच्ची, ठीक है। अब ये छोटी सी बच्ची है जो आपको मेले में मिली है। अभी तक आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, रोते रहते हैं, जिद करते रहते हैं, इतना ही देखा होगा। अब आप इसको एक अलग नज़रिए से देखिए। ये जो छोटी बच्ची है ये मेले में गई है अपने पापा मम्मी के साथ और इसकी बहुत सारी इच्छाएं कर रही होगी कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। तो इसकी कितनी इच्छा कर रही होंगी, बहुत सारी। क्या आप उसको काउंट कर सकते हो कि इसको क्या करना है, कितनी इच्छाएं है इसकी? नहीं कर सकते। उसको हर एक चीज़ चाहिए, उसको डॉल भी चाहिए, उसको झूला भी झूलना है, उसको भेलपूरी भी खानी है, पानी बताशी भी खानी है, सब कुछ करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस बच्ची की जो वांट्स हैं, इस बच्ची की जो वांट्स हैं वो कैसी है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स हैं, क्योंकि पैसे तो बच्ची को देने नहीं है, पैसे तो उसके पापा को देने हैं, मम्मी को देने हैं। तो वांट्स तो क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन उन वांट्स को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, यानी रिसोर्सेस यहाँ पे क्या हुए, पैसे हो गए। पानी बताशी खानी है, भेलपूरी खानी है, तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जो पैसे लेकर आए हैं वो क्या है, लिमिटेड है। कैसे हैं, लिमिटेड है। और मान लेते हैं कि अगर इस बच्ची की जितनी भी इच्छाएं वो सारी पूरी कर दी, भाई अमीर माँ बाप है, कर दी सारी इच्छाएं पूरी, हमारी नहीं हो पाई, आपकी नहीं हो पाई, मेरी नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, ये बच्ची गई थी मेले में, इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब एक हफ्ते बाद दोबारा उसी सेम मेले में गए माँ बाप के साथ कि चलो इच्छा हो गई, दोबारा घूमने चलते हैं। तो क्योंकि इस बच्ची की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो क्या ऐसा होगा कि अब की बार मेले में जाके पापा ने पूछा बेटा क्या चाहिए, उसने बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, ये बच्ची फिर से बहुत सारी डिमांड करेगी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोबारा पानी पूरी खानी है, दोबारा भेलपूरी खानी है। तो देखिए, इसकी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड तो हैं ही, साथ में रीअकरिंग भी है। कैसी है, रीअकरिंग। वांट्स कैसी हैं, रीअकरिंग भी हैं, अनलिमिटेड और रीअकरिंग। अगेन वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड तो हैं, साथ में क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, रिसोर्सेस कोई फिक्स चीज़ में काम में नहीं लिए जाते, उनके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, एक 100 रुपये का नोट है। अब इस नोट से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा सकते हो, आप उससे बर्गर खा सकते हो,
पिज़्ज़ा खा सकते हो, ठीक है, और पानी पूरी खा सकते हो। आप ये या तो पेट्रोल भरवा सकते हो, 100 रुपये का पेट्रोल भरवा सकते हो, 100 रुपये का बर्गर खा सकते हो, 100 रुपये का पिज़्ज़ा खा सकते हो, पानी पूरी खा सकते हो 100 रुपये की। लेकिन आप ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया तो आप फिर 100 रुपये का बर्गर नहीं खा सकते, ठीक है। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी आप एक चीज़ को एक चीज़ मतलब पैसे कहीं एक चीज़ पे खर्च कर दिए तो वही 100 रुपये का नोट आप दूसरे पे खर्च नहीं कर सकते, वो तो आप दे चुके हो। तो यहाँ से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमारी जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, रिकरिंग है, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर मान लेते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस ना हो तो कितना आसान हो जाएगा ना। मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरह के नोट चल रहे हैं। अगर आपको गेहूँ खरीदना है तो उसके लिए अलग नोट है, चावल खरीदना है उसके लिए अलग नोट है। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास चावल वाले नोट हैं तो आप उससे जाके चावल खरीद लोगे, अगर आपके पास गेहूं वाले नोट हैं तो गेहूं खरीद लोगे, पेट्रोल खरीदने वाले नोट हैं तो पेट्रोल खरीद लोगे। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमें चूज़ करना पड़ता है यहाँ पे कि हमें अपने रिसोर्सेज से क्या करना है। तो इसी से जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो क्या है, उसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। अब यहाँ पे स्कैरसिटी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्कैरसिटी का तो मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पे कोई कमी है क्या? हमें कुछ समझ में आ रहा है इससे? बिल्कुल। यहाँ पे कमी क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हमारी वांट्स के कंपैरिजन में कम हैं, और ये सबके साथ है। मतलब आप कितने अमीर हो कितने ही गरीब हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबके साथ है। भले ही मेरी इनकम हो, आपकी इनकम हो, मुकेश अंबानी की इनकम हो, किसी की भी इनकम हो, जो वांट्स हैं उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेस कम हैं। तो मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी सब लोगों के साथ है, स्कैरसिटी विल एग्जिस्ट। अब इसको हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं? देखिए, एक तो हम इसको पढ़ सकते हैं आइडेंटिटी के बेसिस पे। किस चीज़ के बेसिस पे? आइडेंटिटी के बेसिस पर। और दूसरा हम इसको पढ़ सकते हैं इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पे? इंडिविजुअलिटी। एक हम पढ़ सकते हैं आइडेंटिटी के बेसिस पर, और दूसरा हम पढ़ सकते हैं इसको इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी अगर आइडेंटिटी के बेसिस पर पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज़ हैं। पहला है कंज्यूमर। पहला है कंज्यूमर। कंज्यूमर का गोल क्या होता है? कंज्यूमर का गोल होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है। मान लीजिए आप मैगी खा रहे हैं, तो मैगी खाने के 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप फोक लेंगे और मैगी के सभी नूडल्स आप खा लेंगे। फिर आप एक स्पून लेंगे और उस प्लेट में जहाँ जहाँ कहीं पानी बचा हुआ है, स्पून से वो पानी भी पी लेंगे। तीसरा तरीका क्या होगा? आप उसको ऐसे ही तो मानने में रखोगे नहीं, वरना आपका सेटिस्फेक्शन तो नाली में बह जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम रखना चाहते हैं। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है? प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन, ये हो जाता है प्रोड्यूसर का गोल। देखिए मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है और वहाँ पे कोई आता है कस्टमर, वो कहता है कि मुझे सस्ती सी कोई भी टी शर्ट दिखा दो, तो आप क्या उसको सही में कोई सस्ती सी दिखाओगे? नहीं, आप उसको महंगी दिखाओगे एक बार और उसकी डिमांड बढ़ाने की कोशिश करोगे। आप दिखाओगे कि ये लीजिए सर, बहुत अच्छी टी शर्ट है, बहुत अच्छा इसका कपड़ा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप टी शर्ट पहन के सो भी जाइए, चाहें तो बाहर घूमने जा सकते हैं, बहुत अच्छी दिखने में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है, दिखने में भी अच्छी है, तो ऐसी टी शर्ट लीजिए। फिर उसने पूछा अच्छा ठीक है, अच्छी टी शर्ट है, रेट बताइए। आपने बताई 600 रुपये की टी शर्ट है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम दिखाइए। फिर आप उसको 300 या 400 रुपये की कोई टी शर्ट दिखाएंगे जो कि वो खरीद के ले जाएगा। ऐसा ही होगा, आप सीधे उसको 150-200 की टी शर्ट नहीं देने वाले। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और तीसरा हमारे यहाँ आइडेंटिटी आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सरकार का यही काम होता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। वो किसी एक व्यक्ति के, मतलब एक कंज्यूमर के या एक प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट सभी के लिए काम कर रही है। तो एक कंज्यूमर चाहता है कि अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करे, लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? कि उसकी इनकम फिक्स है, तो उसका कंजम्पशन जो डिसाइड करता है वो अपनी गिवन इनकम के अकॉर्डिंग करता है। वैसे ही प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन उसके पास कंस्ट्रेंट क्या है? कॉस्ट। उसके पास कुछ रिसोर्सेस हैं, गिवन हैं, उसके बेसिस पर उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे, लेकिन अपने जो भी उसके पास टैक्स रेवेन्यू है उसको अच्छे से यूज़ करते हुए उसको ये अचीव करना है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है। इनको सबको अपनी अपनी चीज़ें मैक्सिमाइज करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है। अब इंडिविजुअलिटी की अगर बात करें तो इंडिविजुअलिटी में देखिए दो कैटेगरीज हैं। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी पढ़ते हैं तो फिर वो इंडिविजुअल के बेसिस पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स के बेसिस पर। और दूसरा केस है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी पढ़ते हैं तो वो पूरी इकोनॉमी के लेवल पर होती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी पढ़ेंगे तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल फर्म की हम बात करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी पढ़ेंगे तो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात होगी। इकोनॉमी आप एक बार के लिए समझ सकते हैं कि हम कंट्री को डिनोट कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री के लेवल पर क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्राइसेस हैं, महंगाई कितनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में, और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो समझते हैं। तो हमें समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने जैसा कि अभी देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को पूरी इकोनॉमी के लेवल पर समझते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्या होता है ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम एक बार समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को डिटेल में समझेंगे। देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है। एक ऐसा विलेज है जहाँ पर एक फार्मर है, एक टेलर है, एक बिल्डर है। तो बेसिक नीड्स यहाँ पे दोनों की, अभी 3 लोगों की सेटिस्फाई हो रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। फार्मर क्या करेगा? टेलर को रोटी देगा और बिल्डर को रोटी देगा। टेलर फार्मर और बिल्डर को कपड़ा देगा और बिल्डर फार्मर और टेलर को मकान देगा। यहाँ से रोटी, कपड़ा, मकान तीनों की चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तीनों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। तो इकोनॉमी क्या है? देखिए इकोनॉमी एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पर सभी लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके एक्सचेंज में अपने ज़रूरत की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं और स्पेंडिंग कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ भी जिस लेवल पे मिलेगा आप उसको क्या कह सकते हैं? इकोनॉमी कह सकते हैं।
अब इकोनॉमी जो है विलेज इकोनॉमी भी हो सकती है, स्टेट लेवल इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी हो सकती है, कंट्री के लेवल पे भी बात कर सकते हैं नेशनल इकोनॉमी। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी आपने कई बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी हम आपके सेमेस्टर 5 में भी पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमी आप जिस तरीके से डिफाइन करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, जिस लेवल पर डिफाइन करना चाहो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ द इकोनॉमी की। इकोनॉमी का नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ द इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी को ब्रॉडली हम 3 एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फर्स्ट नेचर होता है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी, अगर कोई एग्रेरियन इकोनॉमी है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर हम इकोनॉमी का नेचर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्रेरियन इकोनॉमी कौन सी? जहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा देश इंडिया। इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन सी होगी? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं हम चाइना। चाइना में ज़्यादातर लोग किस में एंगेज हैं? इंडस्ट्रीज़ में एंगेज हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज हैं। और सर्विस इकोनॉमी की बात करें, सर्विस इकोनॉमी का एग्जांपल हो जाता है यूएसए, क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर लोग अराउंड 75% लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज हैं। फिर बात करते हैं कि इकोनॉमी के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इकोनॉमी के लेवल, पहले जब सबसे छोटे लेवल पर अगर हम इकोनॉमी के लेवल को डिसाइड करना चाहें तो हम रिच और पुअर में क्लासिफाई कर सकते हैं। रिच इकोनॉमी और पुअर इकोनॉमी, रिच इकोनॉमी और पुअर इकोनॉमी। तो यहाँ पे रिच इकोनॉमी का एग्जांपल हम यूएसए, यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सब रिच इकोनॉमी है। और पुअर इकोनॉमी का एग्जांपल लें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी पुअर इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक रिच इकोनॉमी है कुवैत, लेकिन कुवैत में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, यूएसए जितना डेवलपमेंट नहीं है। तो ये रिच इकोनॉमी तो है, लेकिन यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने एक दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन भी किया, डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन कौन सी आ जाएगी? यूएसए, यूके, ये सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आएगी, जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है। और अंडर डेवलप्ड में जो डेवलप नहीं है वो सभी अंडर डेवलप्ड में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अंडर डेवलप्ड में इंडिया जैसी कंट्री भी आ रही है और श्रीलंका जैसी कंट्री भी आ रही है, चाइना भी आ रहा है और भूटान भी आ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमने एक और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे यूज़ किया। अंडर डेवलप्ड में हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड कर दी। एक हो गया लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी, लीस्ट या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कौन से आ गए? भूटान आ गया, नेपाल आ गया, ये सब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ गए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज में इंडिया, चाइना, सिंगापुर, ये सभी कंट्रीज आ जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो ये था पूरा इकोनॉमी का लेखा जोखा कि इकोनॉमी क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखिए अलग अलग बेसिस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया या इंडिविजुअल फर्म हो गया।
किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को ही हम कंसिडर करते हैं। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की क्या इनकम है, नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि किस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार क्या है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या रहती है, किसके इर्द गिर्द पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए वो समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरी नेशन की इनकम क्या है और वहाँ पे रोजगार का लेवल क्या है। टूल्स क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड को एक साथ स्टडी करेंगे और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर पढ़ते हैं और उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ते हैं। इन तीनों को अलग अलग पढ़ना क्यों ज़रूरी है, देखिए कंज्यूमर कैसा होता है, कंज्यूमर बोलता है कि 150 रुपया दूंगा और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए 40 लाख दे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा, दोनों बीच में मिलेंगे कहाँ, इसलिए थ्योरी ऑफ प्राइस को अलग से भी पढ़ना पड़ता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर और थ्योरी ऑफ प्राइस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करें तो हो जाते हैं फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पर बराबर होंगे वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन समझ के चलिए आप जहाँ पे सब लोगों की डिमांड पूरी हो रही है, सब लोग जो चाहते हैं वैसा उनको मिल रहा है, तो थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में, जो महंगाई है इकोनॉमी में, किस लेवल पर महंगाई चल रही है, मंदी क्या है, ये सभी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और लास्ट में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है वो, और फिस्कल यानी गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड पॉलिसीज़। देखिए इसमें कई ऐसे भारी भारी नाम आ रहे होंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ोगे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 इन सब में आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको एक बताया जा रहा है कि आप क्या आगे पढ़ने वाले हो, तो इन नामों को सुन के डरना नहीं है कि भाई इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थ्योरी क्या होती होगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सब ऐसे डरना नहीं है, बस नाम याद रखना है। अभी आपके इतना ही पूछा जाएगा। फिर लास्ट चीज़ है टाइप ऑफ एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस टाइप का एनालिसिस होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये इस तरह का इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है जहाँ पे हम एक बार में एक ही चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जैसे कि अगर पार्ले जी की डिमांड की बात कर रहे हैं तो पार्ले जी की ही डिमांड की बात करेंगे, शू इंडस्ट्री में बाटा की क्या डिमांड है या फिर कोलगेट की क्या डिमांड है वो कंसिडर नहीं करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम क्योंकि हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस रहता है वो रहता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सभी चीज़ों को एक साथ में लेके, सभी मार्केट्स को एक साथ में लेके डिस्कस करते हैं। चलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इन दोनों को भी थोड़ा हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की। तो देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर मार्केट। तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम एक बार में एक ही मार्केट को स्टडी करते हैं और बाकी सारे मार्केट्स को छोड़ देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम सभी मार्केट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट मार्केट साइमल्टेनियसली मतलब सभी मार्केट्स को एक साथ स्टडी करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, वहीं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में एक हमारी अजम्पशन होती है सिट्रस पैरिबस। इसका मतलब होता है अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम ये मानते हैं कि सभी वेरिएबल्स क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम क्या मानते हैं, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट इन आइसोलेशन, यानी बाकी सारी चीज़ों को हटा के हम कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर मार्केट के बिहेवियर का पता लगाते हैं। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इंटरडिपेंडेंस को देखते हैं।
तो ये हमने बात की माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की। अब आपको एक ब्रॉड एरिया में समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइम पे इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपना व्यू दिया इकोनॉमिक्स पे। तो यहाँ पे एक बड़ा नाम आता है एडम स्मिथ का। ये स्कॉटलैंड से थे और इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अभी तक इकोनॉमिक्स की एक कोई स्पेसिफिक बुक नहीं थी जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताए कि इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ सेपरेट थॉट्स थे अलग अलग लोगों के। इनसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट हुए थे जैसे मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, इन्होंने अलग अलग थॉट्स दिए थे बट स्कैटर्ड थे वो। इन्होंने उन सभी को कंबाइन किया और अपनी बुक में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है? नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस बताती है। फिर जेबी से, ये फ्रांस से थे, जीन बैप्टिस्टे से, इन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लॉज विच गवर्न वेल्थ, यानी ऐसे लॉज जो वेल्थ को गवर्न करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वेल्थ कहाँ होगी नहीं होगी, वेल्थ के बारे में बताते हैं। फिर एक और इकोनॉमिस्ट थे JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो यूके से थे, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया, नेचर ऑफ वेल्थ एंड द लॉज विच गवर्न इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो बेसिकली जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। इन्होंने इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ को कंसिडर किया। और देखिए यही इनका क्रिटिसिज्म भी है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेलफेयर। सिर्फ मटेरियल वेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। इन्होंने कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स को, जेंडर को, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया। और वेलफेयर इज़ द एंड। हमें सिर्फ वेल्थ थोड़ी ना एक्वायर करनी है, हमें उस वेल्थ को यूज़ करते हुए वेलफेयर भी चाहिए। जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं। एक कंट्री है जो बहुत रिच है, दूसरी पुअर है। बट जो पुअर कंट्री है इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम है लोगों को, इसमें सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं पुअर कंट्रीज़ में। तो जाहिर सी बात है अगर हम वेलफेयर देखना चाहेंगे तो कंट्री ए से ज़्यादा वेलफेयर कंट्री बी में मिलेगा, जो कि एक पुअर कंट्री है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया। इस चीज़ को सुधारते हुए फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए और देखते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया। सो नाउ लेट्स डिस्कस न्यू क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम एक काफ़ी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, एल्फ्रेड मार्शल, जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, यूके से थे। ये इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं समझते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस से हम क्या समझते हैं? ये ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब है अर्निंग और स्पेंडिंग, और मैनकाइंड वर्ड से यहाँ मतलब है ह्यूमन, सोशल ह्यूमन। अगर कोई ह्यूमन है जो तपस्या कर रहा है हिमालय पे जाके, तो हम उसको इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर से बाहर है। तो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? सोशल ह्यूमन किस तरीके से अर्निंग करता है और किस तरीके से अपने अर्निंग को स्पेंड करता है, उसको स्टडी करने के एक टूल है। इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो देखिए पहले तो इन्होंने वेल्थ की बात करी और अब ये यहाँ पर वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने तो सिर्फ वेल्थ की बात करी थी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जब आए तो उन्होंने वेलफेयर की भी बात करी। मगर यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है कि इन्होंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं किया, और जो वेलफेयर इन्होंने लिया वो काफ़ी वेग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेलफेयर को कंसिडर करता है। जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया मटेरियल रिक्विजिट्स, तो वेलफेयर का मतलब इन्होंने समझा सिर्फ मटेरियल वेलफेयर। इसीलिए ओपेरा सिंगर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इन सभी की सर्विसेज को ये इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर मानते हैं।
भले ही आज के समय हम इन सभी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन एक्टिविटी ही मानते हैं, लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मटेरियल वेलफेयर ही वेलफेयर है। तो ये सभी, जैसे लॉयर की सर्विस है, वहाँ से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मीन्स कोई मटेरियल चीज़, कोई टेंजिबल चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए इन्होंने इन सभी चीज़ों को, इस तरह की सर्विसेज को इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर रखा था। तो इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स। तो बात करते हैं लॉर्ड रॉबिन्स के डेफिनेशन की। ये भी इकोनॉमिस्ट यूके से थे और इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफाइन किया है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो देखिए, जो यहाँ पर एंड्स हैं उसका मतलब है ह्यूमन वांट्स, और स्कैर्स मीन्स जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। तो ये अपनी डेफिनेशन में इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है और रिकरिंग है, और जो स्कैर्स मीन्स यानी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी, और इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स में हम जो भी गिवन रिसोर्सेज है उनके बेसिस पे अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। और इन्होंने ही पहली बार प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिफाइन किया। लेकिन अब भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं जो इनकी डेफिनेशन भी कवर नहीं कर पाती। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोथ एस्पेक्ट। देखिए, जब ये बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की ही बात कर रहे हैं, तो क्यों हम ऐसा नहीं करते कि जंगल में जितनी भी लकड़ियाँ हैं सबको काट के कुछ काम में ले लें, नेचुरल रिसोर्सेस हैं कोल पेट्रोलियम, उसको जी भर के यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करना चाहते हैं, हम ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन में इन रिसोर्सेज को काम मिले और ग्रोथ को अचीव कर सकें। और जब तक ये रिसोर्सेज ख़त्म हो तब तक हमारे पास कुछ और ऑल्टरनेटिव्स आ जाएं, जैसे हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल काम में लेने लग जाएं, इस तरह के कुछ जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस क्या कहती है। नाउ लेट्स डिस्कस ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज गिवन बाय P.A. सैमुअल्सन, पॉल एंथनी सैमुअल्सन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया समझते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर्स productive resources that could have alternative uses to produce various commodities and distribute them for consumption now or in the future among the costs and benefits of improving patterns of resource allocation। तो क्योंकि इन्होंने scarce productive resources और alternative uses के बारे में बात की है और उसके साथ में now और in the future की भी बात करी है, तो इसलिए ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। ये सिर्फ प्रेजेंट नीड्स पर फोकस नहीं कर रही है, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पर भी फोकस करती है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये डेफिनेशन भी कवर नहीं करती है, जैसे ह्यूमन राइट्स, राइट टू एजुकेशन, जेंडर का इशू, ट्राइबल सोसाइटी का इशू। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट बचे हुए हैं जो कि हम डेफिनेशन में कवर नहीं कर सकते। और क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन बनाना। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। क्या आपने कभी इन सब्जेक्ट्स की कोई एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है? नहीं करी है। क्या फ़ायदा, खामखा इतनी मेहनत हो जाती है, फिर भी आप सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते हो। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने इस काम को करना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन देना ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने एट लास्ट क्या समझा इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट एन इकोनॉमिस्ट डू, यानी इकोनॉमिस्ट जो भी काम करता है वो इकोनॉमिक्स है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरह का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जब हम सब्जेक्ट्स की कैटेगरी की बात करते हैं
तो सबसे पहले हम उनके दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। एक तो होते हैं साइंस और दूसरा होता है आर्ट्स। अभी आपके साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले साइंस और आर्ट्स नहीं है, अलग है। समझते हैं कि यहाँ पे साइंस और आर्ट्स का क्या मतलब है। देखिए, साइंस का मतलब है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, एक सीक्वेंस हो जिस सीक्वेंस में आपको उसे समझना पड़ता है, उसे हम साइंस कहते हैं। और आर्ट्स का मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, तो हम उसे आर्ट्स की कैटेगरी में रखेंगे। अगर साइंस के हम कुछ एग्जांपल समझना चाहें तो देखिए, साइंस में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये सभी हैं। ये सब एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। वहीं आर्ट्स की बात करें तो जैसे सिंगिंग, डांसिंग, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर मुझे पता है कि डांस कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, कब शुरू हुए, ये सारी नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन अगर मुझे डांस करना नहीं आता है तो फिर मैं डांसर नहीं कहलाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है और साइंस में थियोरेटिकल नॉलेज की, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फिर साइंस को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसकी बात करते हैं। जो नेचर से रिलेटेड साइंस है उसको समझने में हमें हेल्प करता है। फिर आता है सोशल साइंस। जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको समझने में उसकी जो साइंस है वो होते हैं सोशल साइंस का पार्ट। जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये सभी सोशल साइंस का पार्ट है। और लास्ट जो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आता है वो है फॉर्मल साइंस। इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक, ये सभी फॉर्मल साइंस का पार्ट है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इनमें क्या होना चाहिए? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस या आर्ट्स? देखिए, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स प्राइमर फेसी हम सोशल साइंस का पार्ट रखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है जो हम धीरे धीरे समझेंगे भी। उदाहरण के तौर पे हम शेयर मार्केट लेते हैं, तो शेयर मार्केट अगर आपको समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ साइंस नहीं है, वो एक आर्ट भी है। और ऐसा सिर्फ इकोनॉमिक्स के साथ ही नहीं है, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे लॉ की बात करें, लॉ साइंस भी है और उसी के साथ लॉ आर्ट भी है। आप लॉयर तभी कहलाएंगे जब आपको कोर्ट में केस लड़ना आता होगा, अदरवाइज आपको नॉलेज कितनी हो आप लॉयर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट भी इसी तरीके से, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ साइंस या सिर्फ आर्ट्स ना होके दोनों कैटेगरी में भी आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर फिनिश होता है। इसके सभी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए जल्दी जल्दी बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल